हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में आज हम इंडियन पॉलिटी का 5वां लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम सितंबर मंथ के सभी रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट सर्विसेज के लिए थोड़ा भी सीरियस हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस मुद्दे पर है कि क्या सिविल सर्वेंट्स के पास अपने पर्सनल व्यूज को एक्सप्रेस करने का राइट है। अभी हाल फिलहाल में तेलंगाना से एक ट्वीट आया एक सिविल सर्वेंट का, जहां पर उन्होंने जो बिल्किस बानो का केस था उसको क्वेश्चन किया। देखिए, बिल्किस बानो का रेप हुआ था 2002 के गुजरात राइट्स के दौरान। उसके बाद 11 लोगों को कन्विक्ट किया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनकी सजा को 14 साल से ज्यादा हो चुके थे। गुजरात की सरकार ने इसी बात को आधार बनाकर उनकी सजा को माफ कर दिया, जिस बात को लेकर कई सारे लोगों ने अपने कंसर्न्स रेज किए और इसे डिसअपॉइंटिंग बताया। इसी रेफरेंस में तेलंगाना की एक आईएएस ऑफिसर ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये जो लोग छोड़े गए हैं इनके गले में फांसी का फंदा होना चाहिए, ना कि गार्लैंड यानी कि माला। गुजरात की सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले को देखना चाहिए। ऐसा उन्होंने अपना एक पर्सनल ओपिनियन यहां पे रेज किया। तो फिर ये क्वेश्चन राइज होकर आया कि क्या सिविल सर्वेंट के पास ये अधिकार है कि वो ऐसे मुद्दों पर अपने पर्सनल ओपिनियन को लोगों के सामने रखें। तो देखिए, हर व्यक्ति के पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी किया गया है एज फंडामेंटल राइट। हाँ, उस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अलाउड हैं। इस लिहाज से तो हर व्यक्ति को यह अधिकार है, तो एक सिविल सर्वेंट को भी अधिकार है। इसमें राइट टू ट्वीट भी आता है, आप ट्वीट भी कर सकते हो। लेकिन जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनमें डिसिप्लिन बना रहे, इसीलिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड किए जाते हैं ताकि वो किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएट खुद को ना करें, उसके मेंबर ना बने और अपने आप को इतना फ्रीली एक्सप्रेस ना करें कि जो कंट्री का गवर्नेंस है वो प्रभावित होने लगे। तो इस लिहाज से उनका ऐसा करना गलत हो जाता है। डेमोक्रेसी में सभी के पास ये राइट होता है, फंडामेंटल राइट है कि वो इसे अपनी जो विचार है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस संबंध में देखिए, कोर्ट्स के जजमेंट रहे हैं जो उन्हें ये फ्रीडम देते हैं। जैसे लिपिका पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा केस था, जहां पे ये कहा गया कि जो सिविल सर्वेंट हैं उन्हें राइट टू फ्री स्पीच से डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये फंडामेंटल राइट है। अगर इसे रोकना है तो ऐसा केवल एक वैलिड लॉ के माध्यम से ही किया जा सकता है। फर्दर केरला हाईकोर्ट जजमेंट आया, जहां पे कहा गया कि जस्ट बिकॉज एक व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप उसे बोलने से नहीं रोक सकते, उसके व्यूज एक्सप्रेस करने से नहीं रोक सकते। हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं और इंस्टीट्यूशंस भी डेमोक्रेटिक नॉर्म से ही चलते हैं। लेकिन यहाँ पे रूल 9 है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स का, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को रोकता है कि वो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देंगे, ओपिनियन शो नहीं करेंगे जो कि गवर्नमेंट जो उसकी करंट पॉलिसी है, स्कीम है, उसका एडवर्स क्रिटिसिज्म करता हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का। बिकॉज ये डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इस लिहाज से डिबेट राइज हुई है कि क्या उन्हें यह अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए, आपको दोनों ही ओपिनियन जानने होंगे कि रूल 9 क्या बोलता है और फंडामेंटल राइट्स के साथ ये कैसे कन्फ्रंट करता है और कई सारे कोर्ट्स का क्या जजमेंट है। बिकॉज इट्स स्टिल, मतलब ये अभी भी एक डिबेट है, तो डिबेट के जो पहलू हैं आप वो जानते रहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीवांस रेड्रेसल इंडेक्स 2022 के बारे में है। अभी हाल ही में अगस्त 2022 का इंडेक्स जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के द्वारा। क्या है ये? देखिए, इस रिपोर्ट में ये बताया गया, एनालाइज किया जाता है कि कौन सी, जैसे सभी डिपार्टमेंट्स के पास ग्रीवांसेस जाते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स जाती हैं, कौन कितना स्पीडली और अच्छे से उसे एड्रेस करता है। टॉप पे रखा गया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जो आपका आधार कार्ड इशू करती है। उन्होंने सबसे बढ़िया से लोगों के ग्रीवांसेस को एड्रेस किए हैं। उनके पास एक सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसके माध्यम से वो हमारे और आपके ग्रीवांसेस को बहुत आसानी से एड्रेस कर लेते हैं। तो उनके पास एक रोबस्ट ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से उन्हें अभी टॉप पे रख दिया गया है। उनका हेडक्वार्टर डिवीजन, रीजनल ऑफिस, टेक्नोलॉजी सेंटर और कॉन्टैक्ट जो सेंटर पार्टनर्स हैं, ये सभी लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं। UIDAI ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, 2009 में बनाई गई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक के तहत काम करते हैं। मैंडेट यही है कि ये 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार नंबर जारी करते हैं भारत के सभी लोगों के लिए, जो आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ भी होता है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जा रहे होते हैं, चलते फिरते किसी बच्चे को एक थप्पड़ लगा दिया। अब पिताजी उनके बगल में खड़े थे, उनको बुरा लगा, पूछते हैं कि आपने हमारे बच्चे को क्यों मारा, उसने क्या गलती की? तो जिसने थप्पड़ लगाए हैं वो क्या बोलेंगे कि कोई गलती नहीं की है, लेकिन हम आपके बच्चे की गलती करने का इंतजार क्यों करें, हमने तो गलती करने से पहले ही मार दिया। देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी ऐसा ही होता है। उस बच्चे ने गलती नहीं की, उसके पहले ही किसी ने उसको थप्पड़ लगा दिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि
केवल इस बात का डाउट हो कि जो व्यक्ति है वो अपराध कर सकता है, तो अपराध करने से रोकने के लिए उसे पहले ही डिटेन कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये तो मतलब हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन का। खैर, प्रिवेंटिव डिटेंशन हमेशा बुरा नहीं होता, कई बार ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकते हैं, तो उन्हें ऐसी सिचुएशन कॉज करने से पहले डिटेन करना जरूरी होता है। लेकिन कई बार इस पर क्वेश्चन रेज किए जाते हैं कि क्या ये सच में सही है कि बहुत सारे लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन कर लिया जाए, और कई बार इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल टूल के तौर पे भी किया जाता है। हाल फिलहाल में एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा आया है, जहां पे ये बताया गया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन 2001 में 23% ज्यादा रहा 2020 की तुलना में, और 1.1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया। ये बहुत बड़ी संख्या है। प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 में ऑथराइज किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पर किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही महज सस्पिशन के बेसिस पे गिरफ्तार किया जा सकता है। डिटेंशन दो तरीके का होता है, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव तो मैंने आपको बता दिया, अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया, और दूसरा प्यूनिटिव, जब कोई व्यक्ति अपराध कर लेता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, वारंट लेकर जाती है, दैट इज प्यूनिटिव डिटेंशन। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, इसमें पुलिस कस्टडी में किसी भी व्यक्ति को रखा जाता है महज सस्पिशन के बेसिस पे, इस आधार पे कि वो सोसाइटी को हार्म कर सकता है। जो पुलिस होती है उसके पास अथॉरिटी होती है कि क्रिमिनल ऑफेंस को रोकने के लिए वो बिना किसी वारंट के या बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑथराइजेशन के उन्हें सर्टेन केसेस में डिटेन कर सकते हैं। जबकि प्यूनिटिव डिटेंशन में किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद गिरफ्तार किया जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी भी व्यक्ति को एक बार में 3 महीने के लिए डिटेन किया जा सकता है। 3 महीने के बाद अगर डिटेन किया जाना है तो उसके लिए एक कमेटी के अप्रूवल की आवश्यकता होती है, जिसमें इन जनरल जजेस शामिल होते हैं। तो ये तो मामला रहा प्रिवेंटिव डिटेंशन का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विकिपीडिया के बारे में है। इंडिया ने अभी हाल ही में विकिपीडिया के ऑफिशियल्स को सम्मन किया, क्योंकि उन्होंने इंडियन क्रिकेटर अर्शदीप सिंह जी के बारे में गलत जानकारी, मिसलीडिंग जानकारी को विकिपीडिया के पेज पे पोर्ट्रे किया, जहां पर उन्हें एक खालिस्तानी के तौर पे बताया गया। अर्शदीप सिंह जी के बारे में आप जानते होंगे, बहुत अच्छे बॉलर हैं। लास्ट ओवर्स में उन्होंने हाल फिलहाल के मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था एशिया कप में। उनके बारे में जानकारी ये बता दी गई थी कि उन्होंने अपना डेब्यूट किया खालिस्तान स्क्वाड में 2018 के अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में। फर्दर 2022 में खालिस्तान जो इंटरनेशनल डेब्यूट रहा वो खालिस्तान से इनका हुआ। कुल मिला के बिल्कुल बेकार सी और मिसलीडिंग सी जानकारी इसमें दी गई थी। खालिस्तान ना तो एग्जिस्ट करता है और ना ही वहाँ की कोई क्रिकेट टीम है, तो इस लिहाज से ये बिल्कुल मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन थी जो यहाँ पर थी। और इसी रेफरेंस में इस पूरे जो ऑफिशियल्स हैं विकिपीडिया के, उनको समन किया गया। विकिपीडिया बेसिकली क्या है? ये एक मल्टीलिंगुअल फ्री ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है, जिसे लोग ही लिखते हैं और मेंटेन करते हैं। मतलब हमारे आपके जैसे लोगों के अकाउंट्स होते हैं जो जानकारी को एडिट कर सकते हैं और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसे अपडेट भी कर सकते हैं, नए पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। इस मॉडल का फायदा यह है कि इससे इन्फॉर्मेशन का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ। कोई भी जानकारी को एक्सेस कर सकता है, एडिट कर सकता है, जोड़ सकता है। लेकिन फिर भी अब इसका नुकसान ये होता है कि कुछ लोग कुछ भी ऐड कर देते हैं, कोई भी एडिट कर देते हैं। तो क्या विकिपीडिया के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे इसे चेक किया जाए? हाँ, बिल्कुल है। देखिए, जो भी वेंडलिज्म किया जाता है, डिसरप्टिव एडिट्स किए जाते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट करने का मैकेनिज्म है। पहला तो ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें कुछ पेजेस में किसी प्रकार के एडिट्स अलाउ ही नहीं किए जाते, जिसमें बहुत सेंसिटिव जानकारी हो। कोई रिलीजन है, किसी रिलीजियस पर्सनैलिटी के बारे में जानकारी है, तो उसमें अगर कोई वेंडलिज्म, डिसरप्शन होता है, अब्यूज होता है, तो फिर गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे पेजेस को एडिट्स अलाउ ही नहीं किया जाता। दूसरा कि कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जहां पर मतलब एडिट्स को रोका जाता है, या ऐसा हो जो कंटेंट डिस्प्यूटेड है तो वहां पर प्रोटेक्शन दी जाती है, कुछ समय के लिए एडिट्स रोक दिए जाएंगे या पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। ऐसा मैकेनिज्म यहां पर ऑप्ट किया जाता है। अब आपके मन में उत्सुकता होगी कि विकिपीडिया को हैंडल कौन करता है? इसे हैंडल करता है विकिमीडिया फाउंडेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या काम करता है ये? सबसे पहले तो इसके पास सर्वर्स का कंट्रोल है, वो सर्वर्स जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन होस्ट की जाती है, जो इंफॉर्मेशन या यूजर एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है। दूसरा, इनके पास अधिकार होता है कि ये डिसाइड करते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा। इन एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास अधिकार होता है, कंसिडरेबल पावर होती है, यूजर्स को ब्लॉक कर सकते हैं और कई सारे सर्कमस्टेंसेस में एडिट्स को भी रिजर्व कर सकते हैं। तो ये सारे काम डिसाइड करने का अधिकार विकिमीडिया फाउंडेशन के पास है। विकिमीडिया फाउंडेशन जो है, क्या उसको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है कि आपने ये एडिट्स क्यों नहीं देखे? देखिए, इसको लेकर कोई सेटल पोजीशन है नहीं। ये बिल्कुल फेसबुक जैसा हुआ ना, कोई भी कुछ भी डाल दे रहा है, कोई कुछ भी एडिट कर दे रहा है। विकिपीडिया खुद को एक इंटरमीडिएट बताता है। उनका ये कहना है कि यूजर्स के द्वारा जो कंटेंट अपलोड किया जाता है उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं डाली जा सकती। इसके पहले भी कई सारे ऐसे केसेस आए हैं जहां पर विकिमीडिया फाउंडेशन को लेकर ये बताया गया कि ये कंटेंट ओन नहीं करते, इसीलिए लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं है। हालांकि इंडिया में कई सारे लॉज हैं जिनको अबाइड करना होगा विकिमीडिया फाउंडेशन को और विकिपीडिया को भी। सेक्शन 79 IT एक्ट 2000 का, जहां पर जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो किया जाना चाहिए। फर्दर
आईटी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 आए हैं, जहां पे ये कहा गया है कि सर्टेन कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन जो इंटरमीडिएरीज के प्लेटफॉर्म पर आ रहा है उसे अलाउ नहीं किया जाएगा, वो इस बात को इंश्योर करेंगे। और आईटी रूल्स 2021 के ये भी कहते हैं अगर कोई जानकारी आपको बता दी गई कि आप इसको हटाओ तो तुरंत हटाना पड़ेगा। तो ये सारे तो विकिपीडिया को भी फॉलो करने ही पड़ेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आर्टिकल 341 के बारे में है। 2016 की बात है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अदर बैकवर्ड क्लासेस की 17 सब कास्ट को शामिल कर दिया शेड्यूल कास्ट में। इस बात को चैलेंज किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, यह कहते हुए कि यह अधिकार तो पार्लियामेंट का है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने कैसे कर दिया। अभी हाल फिलहाल में इस पर जजमेंट आया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को क्वैश कर दिया, ये बोलते हुए कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। केवल पार्लियामेंट के पास यह अधिकार है कि वो किसी कास्ट ग्रुप को शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं और यह अधिकार उन्हें आर्टिकल 341 से मिलता है। मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किया वो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन के बाहर था। कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने इस पूरे ऑर्डर को क्वैश किया। ये बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है आर्टिकल 341 के तहत कि वो ऐसा कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 ये केवल स्पेसिफाई कर सकता है कि कौन सी कास्ट शेड्यूल कास्ट में जाएगी। इसे प्रेसिडेंट के द्वारा उस समय ये ऑर्डर जो है वो पास किया गया था और अगर इसमें कोई बदलाव करना है तो आर्टिकल 341 के अकॉर्डिंग ये बदलाव पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा बाय लॉ, ना कि स्टेट के द्वारा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं अगर उन्हें कुछ लोगों का समर्थन मिल जाए और लोग उनको बोल दें कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं और आप एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं, देश में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं, लेकिन आप किसी पार्टी को ज्वाइन मत करिएगा, आप अपनी खुद की पार्टी बनाइए और उसके बन जाइए सुप्रीम लीडर, ताकि आप बन सकते हो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे जो ख्याली सपने होते हैं इनमें आकर लोग आनंद फानन में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और उसे इलेक्शन कमीशन के पास जाके रजिस्टर कर देते हैं। ये काम तो देखिए कोई भी कर सकता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये अलाउड है, यू कैन डू दैट। लेकिन केवल इलेक्शन कमीशन में खुद की पार्टी को रजिस्टर कर लेने से आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। रिकॉग्नाइज होने के कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ प्री कंडीशंस होती हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद आपका उत्साह ठंडा हो जाता है, आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में जो राह है वो इतनी आसान नहीं है, महज पार्टी बना लेने से काम नहीं चलता है, तो आप उस पार्टी के ऊपर काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में वो पार्टी हो जाती है इनएक्टिव और इलेक्शन कमीशन समय समय पर ऐसी पार्टीज को डीलिस्ट करता रहता है। इसके अलावा कुछ ऐसी पार्टीज भी हैं जो बन तो गई हैं लेकिन वो कोई काम नहीं कर रही हैं, महज ऑन पेपर हैं, तो ऐसी पार्टीज को इनएक्टिव कैटेगरी में डाला जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। यही हुआ है हाल फिलहाल में। इलेक्शन कमीशन ने अभी हाल ही में 86 नॉन एग्जिस्टेंट रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डीलिस्ट किया, जो सिर्फ पेपर पे थे, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं था। और 253 पार्टीज को इनएक्टिव डिक्लेयर किया गया है, जो पेपर पे हैं, काम करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कुछ काम कर नहीं रहे हैं, तो उन्हें इनएक्टिव कैटेगरी में डाला गया है। वो इनएक्टिव हुए तो हो सकता है कुछ समय के बाद उन्हें डीलिस्ट भी कर दिया जाए। अब कोई भी पार्टी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनती है? अगर कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल हो जाएं तो उन्हें ये दर्जा दे दिया जाता है, जैसे कि वो खुद को हाल ही में रजिस्टर कर चुके हों, उनके पास इनफ परसेंटेज ऑफ वोट ना हो, असेंबली इलेक्शन में या जनरल इलेक्शन में उन्हें स्टेट पार्टी बनाया जा सकता हो, तो वो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी रहते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने कभी इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं किया, अभी तो उन्होंने जस्ट रजिस्टर ही किया है, तो वो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी यानी कि रूप्स होते हैं। ये जो पार्टीज होती हैं इन्हें कोई एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट नहीं होता इलेक्शन सिंबल का, बल्कि जो फ्री सिंबल्स की लिस्ट है उसी में से कोई एक दे दिया जाएगा व्हेन एवर दे विल कंटेस्ट इलेक्शंस। उन्हें वो जो रजिस्टर्ड या रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं जो फैसिलिटीज उनको मिलती हैं वो भी इनको नहीं मिलती। इन्हें इलेक्टोरल रोल्स की फ्री में कॉपीज नहीं मिलती। ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट फैसिलिटी जो ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन पे होता है, जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है, वो इनको नहीं मिलता। और इन्हें सब्सिडाइज्ड लैंड भी नहीं मिलता पार्टी ऑफिस के लिए। तो ये सारी फैसिलिटीज इन्हें नहीं मिलती जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को मिलती हैं। आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में कैश डोनेशंस को लेकर लिमिट्स लगाए जाने को लेकर जो बातें कही उसके बारे में है। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से सजेशन आया है। सजेशन कुछ ऐसा है कि हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बदलाव करना चाहिए जो 1950 का है, ताकि हम जो कैंडिडेट्स या पार्टीज को डोनेशंस वगैरह मिलते हैं कैश के फॉर्म में, उसमें ट्रांसपेरेंसी ला सकें और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकें। तो ध्यान दीजिएगा, अभी महज एक सजेशन है, सजेशन को जानते रहिए, ये आपके मीन्स में काम आ जाएगा। कई बार आपको सजेशंस वगैरह देने पड़ते हैं। सजेशन ये है कि जो भी डोनेशन 2000 से ज्यादा के अमाउंट में दिया जाता है कैश के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, वैसे सभी डोनेशन जो 2000 के ऊपर के अमाउंट में दिए जा रहे हैं उनको रिपोर्ट किया जाए और कोशिश ये की जाए कि उनमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाए। जो करंट रूल्स हैं उसमें यह बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी उन सभी डोनेशंस की डिटेल्स को डिस्क्लोज करेंगे जो 20,000 से ज्यादा के फॉर्म में आ रहे हैं।
और इस संबंध में उन्हें कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सौंपनी होती है। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 2000 के ऊपर का जो भी डोनेशन आपको मिल रहा है आप उसकी डिटेल्स शेयर करिए। बात कैश डोनेशन की है तो यह कहा जा रहा है कि जो भी डोनेशन किसी एक पार्टी को मिल रहा है, ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं, उसमें 20 करोड़ या फिर 20% ऑफ टोटल डोनेशन, इससे ज्यादा कैश नहीं होना चाहिए, चाहे जो हो जाए। आप इस लिमिट पे उसको रोको ताकि कैश में डोनेशंस को रोका जा सके, क्योंकि कैश के डोनेशंस के रिकॉर्ड को क्रॉस चेक कर पाना मुश्किल होता है, ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है। यह कहा गया कि मान लीजिए कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन किया जा रहा है तो वो या तो ऑनलाइन फॉर्म में किया जाए, कोई भी ट्रांजैक्शन जो हो रहा है या वो ऑनलाइन फॉर्म में हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन के फॉर्म में हो, या फिर पे चेक ट्रांसफर के तौर पर हो, सिंगल एंटिटी या पर्सन को अगर कोई भी पेमेंट 2000 के ऊपर की हो रही है तो। यह कहा गया है फर्दर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोला जाए। जो भी व्यक्ति इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है वो अपने सारे खर्चों के लिए जो पैसे का फ्लो है वो उसी अकाउंट से मेंटेन करे और उसकी डिटेल इलेक्शन एक्सपेंडिचर के तौर पर शेयर करे। अभी क्या होता है, अभी इलेक्शन कमीशन के इंस्ट्रक्शंस का हिस्सा तो है कि जो भी आप खर्चा इलेक्शंस के दौरान करते हो उसके लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट हो, लेकिन इसे फॉलो नहीं किया जाता। इलेक्शन कमीशन चाहता है कि इसे कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में डाल दिया जाए ताकि इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जा सके। इसके अलावा यह भी इंश्योर किया जाए कि फॉरेन डोनेशंस क्रीप ना करें पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग में। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट या फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के प्रावधान हैं उनको फॉलो किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसका काम है यूनियन और स्टेट में जो भी इलेक्शंस होते हैं उनको एडमिनिस्टर करना, पूरे प्रोसेस को देखना। ये जो इलेक्शंस करवाते हैं उनमें शामिल हैं लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस। पैरेलली ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करवाने की जिम्मेदारी भी रखते हैं। ओरिजिनली कमीशन में केवल एक ही मेंबर हुआ करते थे, सिंगल मेंबर बॉडी थी। 1989 में एक संशोधन अमेंडमेंट किया गया, इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट। 2 और मेंबर्स को इसमें जोड़ दिया गया तो ये बन गई एक मल्टी मेंबर बॉडी। वो 2 कमिश्नर्स बिल्कुल वैसे ही इक्विवेलेंट पावर रखते हैं जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के पास होती है। हालांकि उनके रिमूवल को लेकर जो रिकमेंडेशन है वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया देते हैं तो वहां पर वो थोड़ा सबऑर्डिनेट सिचुएशन में चले जाते हैं। तो अब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं इस बॉडी में। एक प्रश्न देखिए 2017 में आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये 5 मेंबर बॉडी है। दूसरा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इलेक्शन शेड्यूल डिसाइड करते हैं, कंडक्ट वगैरह जो जनरल इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन हो उसके लिए। और तीसरा है कि इलेक्शन कमीशन डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करता है अगर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के स्प्लिट या मर्जर की बात आ जाए तो पहले दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट, मतलब इनफैक्ट करेक्ट हैं, और ये जो तीसरा स्टेटमेंट है केवल यही करेक्ट है, तो डी हमारा आंसर निकलता है। तो आर्टिकल 192 क्लॉज 2 के बारे में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में झारखंड के चीफ मिनिस्टर की रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया, यानी कि डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया। क्या थी झारखंड के चीफ मिनिस्टर की रिक्वेस्ट? एक्चुअली में झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट ये की कि स्टेट के गवर्नर को इलेक्शन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी है वो उनको बता दें कि उनकी रिकमेंडेशन क्या है, इस बारे में क्या कहा गया है उनके द्वारा स्टेट गवर्नर को। अब ये मामला क्या है आपको थोड़ा सा समझना होगा। झारखंड के चीफ मिनिस्टर के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रिविलेजेस का मिसयूज किया है। जैसे कि सेक्शन 9A जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का है 1951 का, वो प्रोहिबिट करता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कि वो किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं हो सकते, चाहे वो गुड्स की सप्लाई से रिलेटेड हो या फिर उस संबंध में किसी भी काम के किए जाने को लेकर हो। अगर ऐसा किया जाता है तो उसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर आरोप हैं कि उन्होंने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया और कुछ स्टोन माइनिंग लीज को खुद को ही अलॉट कर दिया पिछले साल। इन्हीं आरोपों के चलते ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गया। आर्टिकल 192 प्रिविलेजेस के बारे में बात करता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं उनके लिए, लेकिन इसका जो क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि अगर गवर्नर प्रिविलेज के संबंध में कोई डिसीजन लेने वाले हैं तो वो इलेक्शन कमीशन से इस संबंध में रिकमेंडेशन लेंगे। बिल्कुल वैसा ही गवर्नर के द्वारा किया गया। उन्होंने रिकमेंडेशन मांगी इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दे भी दी है, लेकिन स्टेट के गवर्नर ने अभी तक अपना कोई डिसीजन नहीं दिया है। इसी बात को लेकर
झारखंड में एक स्टेट ऑफ टर्मोइल बना हुआ है। इसी रेफरेंस में रिक्वेस्ट किया गया था वहां के चीफ मिनिस्टर के द्वारा कि जो ओपिनियन आपके द्वारा स्टेट के गवर्नर को दिया गया है आप उसे शेयर कर दीजिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा करने से मना कर दिया। क्या इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी रिकमेंडेशन दिया गया है उसे रिवील करने से मना करना सही है? जो चीफ मिनिस्टर है उनके काउंसिल के द्वारा यह कहा गया कि जब इलेक्शन कमीशन ने इस प्रकार का डिसीजन दिया तो उनके द्वारा किया गया यह काम जुडिशियल नेचर का है। सिंस ये काम जो है वो जुडिशियल नेचर का है तो इसमें जो भी सजेशन दिया गया है उसकी एक कॉपी चीफ मिनिस्टर को भी मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कई सारे आधारों पर ऐसा करने से मना किया। उन्होंने हवाला दिया DD ठैसी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस का, जहां पे इलेक्शन कमीशन का जो ओपिनियन है उसको लेकर मामला गया था सुप्रीम कोर्ट के पास, जब मणिपुर असेंबली के 12 BJP MLAs के डिस्क्वालिफिकेशन की कंप्लेन आई थी। यहां पर इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको अनुमति दी थी इस मामले में कि वो चाहें तो जो इंफॉर्मेशन उन्होंने कन्वे की है, जो सजेशन उन्होंने गवर्नर को दिया है, वो उसे डिस्क्लोज ना करें, क्योंकि ये जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का डिस्क्लोजर है ये इम्प्रॉपर होगा। तो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया। फर्दर ये भी कहा गया कि जो RTI एक्ट है उसमें भी इस बात को स्पेसिफाई किया गया है कि इलेक्शन कमीशन जो भी रिकमेंडेशन देता है आर्टिकल 192 क्लॉज 2 के तहत गवर्नर को, वो RTI एक्ट के एम्बिट से बाहर रहेगा। इस आधार पर वो एम्पावर्ड हैं कि वो ऐसी कोई जानकारी साझा ना करें। आर्टिकल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी जी ने भी हाल ही में गवर्नमेंट का जो ऑफर था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने का उसको डिक्लाइन कर दिया है, मना कर दिया है। क्यों मना कर दिया मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसके पहले उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था कि वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना चाहते हैं। दैट वाज द रीज़न कि सरकार ने उनको ऑफर भी किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मीडिया वालों ने पूछा तो उन्होंने कहा मुझे सेकंड थॉट आया, जिसके बाद मैंने डिक्लाइन किया। बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, भारत का जो संविधान है, वो अटॉर्नी जनरल को एक स्पेशल प्लेस देता है। स्पेशल प्लेस किस प्रकार का है आप समझ जाओगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पहले लॉ ऑफिसर होते हैं और ये देश के किसी भी कोर्ट में हियरिंग कर सकते हैं, ये अधिकार इनके पास होता है। आर्टिकल 76 का क्लॉज 1 ये मेंशन करता है कि इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। क्वालिफिकेशन ये है कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। आर्टिकल 76 का क्लॉज 4 ये बताता है कि अटॉर्नी जनरल अपना ऑफिस प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के आधार पर ही अटेन करते हैं, मतलब जब प्रेसिडेंट चाहें तब उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट का अगर आप प्रैक्टिकल मतलब समझोगे तो गवर्नमेंट मिलेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट तो गवर्नमेंट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर ही काम करते हैं। उन्हें रेन्यूमरेशन वो मिलेगा जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे, समझ रहे हो आप। पावर्स एंड फंक्शंस की बात करें तो आर्टिकल 76 के क्लॉज 2 में इसका जिक्र मिलता है, जहां पे ये कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देंगे सभी लीगल मैटर्स पे। वो सभी ड्यूटीज परफॉर्म की जाएंगी उनके द्वारा जो लीगल कैरेक्टर की हैं, या समय समय पर अगर उन्हें कोई काम असाइन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा तो वो उसे भी कंप्लीट करेंगे। अटॉर्नी जनरल को लेकर ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में, या जो लॉज इंडिया में वर्क करते हैं जो फोर्स में हैं उनके आधार पर भी जो काम होगा वो उसे कंप्लीट करेंगे। आर्टिकल 88 ये मेंशन करता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास अधिकार होगा कि वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पर बोल सकते हैं। दोनों हाउस के में से किसी भी हाउस की सिटिंग में वो जा सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग में भी जा सकते हैं, पार्लियामेंट की किसी कमेटी का हिस्सा भी बन सकते हैं अगर उन्हें एज ए मेंबर नेम किया जाए तो। हालांकि उनके पास पार्लियामेंट में वोट करने का राइट नहीं होगा, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वो वोट नहीं कर सकता जिसे इलेक्ट ना किया गया हो या वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का हिस्सा ना हो। जैसे जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उन्हें वोटिंग राइट दिया जाता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।